तरुणपत कुमार चौबे, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, नेहरू इंटर गए मनसा छापर। आज की ऑनलाइन क्लास में बच्चों आपका स्वागत है। इसके पहले की ऑनलाइन क्लास में आधुनिक कालीन शिक्षा में ब्रिटिश कालीन शिक्षा के संबंध में परिचर्चा की गई थी। आज हम लोग आधुनिक कालीन शिक्षा में ही स्वतंत्र भारत में शिक्षा के संबंध में अध्ययन अध्यापन करेंगे। स्वतंत्रता के बाद जो भारत की शिक्षा प्रणाली थी उसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता थी। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां बदली हुई थी। स्वतंत्र भारत के पहले संघीय शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि हमारी शिक्षा जो पद्धति होनी चाहिए या जो शिक्षा का निर्माण होना चाहिए वह वर्तमान परिस्थितियों, वर्तमान आवश्यकताओं के संदर्भ को ध्यान में रखकर होना चाहिए। इसी के परिप्रेक्ष्य में भारतीय शिक्षा के सुधार के लिए या उस पर मनन करने के लिए तमाम आयोग बनाए गए। जैसे पहला जो आयोग बना सन 1948-49 में 4 नवंबर सन 1948 को जो पहला आयोग बनाया गया उसका नाम था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। चूंकि इसके अध्यक्ष महान शिक्षा शास्त्री श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, इसलिए इसे राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह आयोग हमने कहा कि 1948-49 में बनाया गया। इसके बाद से दूसरा आयोग जो बनाया गया वह मुदालियर कमीशन था 52-53 में। उसके बाद से DS कोठारी आयोग या दौलत सिंह कोठारी आयोग 64-65 बनाया गया। उसके बाद से राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति के नाम से जिसे जाना जाता है 1986 में बनाया गया। उसके राममूर्ति कमेटी 1992 में आई। वर्तमान में तो 2020 की शिक्षा पद्धति है। एक पहले आयोग के संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या जिसे राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है, इस आयोग के उद्देश्य क्या थे? आयोग के शब्दों में ही जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। जैसा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि इस आयोग का उद्देश्य विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करना और भारत की आधुनिक या सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अपना प्रतिवेदन देना था। क्योंकि भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियां बदली हुई हैं, इसलिए विश्वविद्यालयों के इसी के परिप्रेक्ष्य में छात्रों को प्रशिक्षित करने, प्रौद्योगिकी ज्ञान प्रदान करने, वैज्ञानिक सोच प्रदान करने का काम करना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि क्यों पहले विश्वविद्यालय आयोग ही बनाया गया?
प्राथमिक शिक्षा के संबंध में या फिर माध्यमिक शिक्षा के संबंध में क्यों नहीं आयोग बनाए गए? स्वतंत्रता की बात ऐसा माना जाता है कि विश्वविद्यालयों में या कॉलेजों में या डिग्री कॉलेजों में नामांकन लेने वाले छात्रों की संख्या उस समय ज़्यादा थी, जबकि विश्वविद्यालयों की स्थिति दयनीय थी। स्वतंत्रता के पूर्व यह सर्वविदित है। इसलिए महान शिक्षा शास्त्री के नेतृत्व में आयोग बनाया गया कि विश्वविद्यालय शिक्षा के दोषों का किस प्रकार निराकरण किया जा सकता है। तो इनके नेतृत्व में यानी राधा कृष्ण के नेतृत्व में आयोग बनाए गए। हमने कहा उद्देश्यों में जो उद्देश्य इस आयोग ने निर्धारित किए हैं वह हमने कहा कि भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां बदली हुई हैं, इसलिए विश्वविद्यालयों को प्रौद्योगिकी ज्ञान कह सकते हैं, बच्चों में वैज्ञानिक सोच पैदा करनी चाहिए। दूसरा उद्देश्य उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को बौद्धिक क्षमता, बालकों के या छात्रों की बौद्धिक क्षमता में विस्तार करना चाहिए, बुद्धिमान और साहसी छात्रों का निर्माण करना चाहिए। तीसरा उद्देश्य इन्होंने निर्धारित किया कि जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है, जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो कह सकते हैं कि जो भ्रातृत्व, बंधुता के जो मूल्य हैं, उसका संरक्षण करने के लिए, उनका संवर्धन करने के लिए विश्वविद्यालयों को, छात्रों को तैयार करना चाहिए। अगले उद्देश्य में इन्होंने समाहित किया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और मस्तिष्क का निवास होता है, कह सकते हैं निर्माण होता है। इसलिए विश्वविद्यालयों को न केवल बालकों के या छात्रों के मानसिक विकास या मेंटल डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए, अपितु उनके शारीरिक विकास के संबंध में भी सोचना चाहिए और इससे संबंधित शैक्षिक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। तो यह हमने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का उद्देश्य था। दूसरी चीज, पहला आपने उद्देश्य देख लिया, दूसरा जो चीज था आपका वह शिक्षक वर्ग से संबंधित था। शिक्षक वर्ग से संबंधित था। इस आयोग ने अपने प्रतिवेदन में लिखा कि शिक्षकों के हित संवर्धन के लिए, मानसिक रूप से पढ़ाने के लिए, मानसिक रूप तैयार करने के लिए उनके लिए प्रोविडेंट फंड बनाया जाना चाहिए। शिक्षकों के अवकाश का जो उन्होंने टाइम निर्धारित किया, समय निर्धारित किया, 60 वर्ष निर्धारित किया, लेकिन यह भी वहाँ जोड़ा कि अच्छे स्वास्थ्य वाले जो प्रोफेसर हैं उनके अवकाश लेने की आयु 64 वर्ष की जानी चाहिए। और शिक्षकों के जो आवास हैं या प्रोफेसरों के जो आवास हैं वह विद्यालय के आसपास ही बनने चाहिए या उनका निर्माण किया जाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो शिक्षकों पर बहुत लोड न पड़े, सप्ताह में एक शिक्षक को कह सकते हैं कि 18 घंटे से अधिक उनकी जो लेक्चर हैं उनका व्याख्यान नहीं होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद शैक्षिक स्तर उठाने के लिए, शैक्षिक स्तर सही करने के लिए, लेवल को सही करने के लिए आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि कम से कम परीक्षा समय को छोड़कर 180 दिन क्लासेस चलने चाहिए या कक्षाएं 180 दिन पूरे वर्ष में चलनी चाहिए। शिक्षकों के अध्ययन के लिए
पूरे उनके सेवा काल में 3 वर्ष आधे वेतन पर उनको अवकाश देना चाहिए, जिससे अपने अध्ययन को कहीं दूसरा मान लीजिए और उनका उन्नयन करना चाहते हैं तो वह उनको देना चाहिए। तो यह शैक्षिक स्तर, इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जो प्रथम श्रेणी बच्चों को दी जाती है वो कम से कम 70% होना चाहिए, द्वितीय श्रेणी या सेकेंड क्लास 55% होना चाहिए और तृतीय श्रेणी 40% से कम नहीं होना चाहिए। यह शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बात कही गई है। परीक्षा प्रणाली के संबंध में कहा गया है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के कूलक बनने चाहिए, सेट बनने चाहिए और परीक्षाएं जो हैं वैसा नहीं कि त्रिवर्षीय कोर्स की इन्होंने वकालत की है पाठ्यक्रम में, तो प्रत्येक 1 वर्ष के बाद परीक्षा लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि तीनों परीक्षाएं एक ही साथ करा देनी चाहिए, बल्कि हर 1 वर्ष के बाद परीक्षा लेना चाहिए। स्नातकोत्तर उपाधि के लिए उन्होंने कहा कि 2 वर्षीय कोर्स होना चाहिए, लेकिन ऑनर्स डिग्री प्राप्त करने के लिए 1 वर्ष और अतिरिक्त इनको समय लेना चाहिए या समय देना चाहिए। शिक्षक हित के, छात्रों के हित के लिए कह सकते हैं या छात्र हित के संबंध में जो बात कही गई है, इस प्रतिवेदन में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने या सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग ने कहा कि प्रत्येक विद्यालय में या कह सकते हैं कि महाविद्यालय में एक स्वास्थ्य शिक्षक कह सकते निदेशक या स्वास्थ्य निदेशक की नियुक्ति होनी चाहिए और प्रवेश के समय बालकों का स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए और उसके बाद प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना चाहिए। छात्रों को विश्वविद्यालय में रुचि पैदा करने के लिए या विद्यालय में रुचि पैदा करने के लिए एक प्रॉक्टोरियल बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए, जिससे छात्रों की सहभागिता या अपनी बातों को रख सकें। इसके बाद से इस आयोग ने अपने प्रतिवेदन में ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात कही है। ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात कही है, क्योंकि जितने विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं वह शहरी क्षेत्र में या नगरीय क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि गांवों में छात्रों की पठन पाठन की व्यवस्था सुचारू रूप से सुसंबद्ध करने के लिए ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए। इसके साथ साथ उसमें तकनीकी शिक्षा की भी वकालत की, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो निश्चित रूप कृषि की शिक्षा या तकनीकी शिक्षा का विकास किया जाना चाहिए। और स्त्री शिक्षा के विकास के संबंध में भी इस आयोग का प्रतिवेदन है, रिपोर्ट है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, स्त्री और पुरुष में भेद नहीं किया जाना चाहिए और बड़े पैमाने पर बालिकाओं के लिए शिक्षण संस्थान खोले जाने चाहिए। इस आयोग ने धार्मिक शिक्षा के संबंध में भी अपना प्रतिवेदन दिया है। धार्मिक जो शिक्षा है या रिलीजियस एजुकेशन है, इसके संबंध में भी इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन दिया है और कहा है कि भारत एक निश्चित रूप से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेकुलर राष्ट्र है। इसका मतलब यह नहीं होता कि धर्म से व्यक्तिगत रूप से आदमी विमुख हो जाए या धर्म से व्यक्तिगत रूप से आदमी ओझल हो जाए, बल्कि
विद्यालय की कक्षाएं शुरू करने के बाद एक कुछ समय के लिए मनन के लिए समय निकालना चाहिए। स्नातक प्रथम वर्ष में कुछ धार्मिक जो कह सकते हैं कि जो नेता हैं या धार्मिक विद्वान हैं, उनके संबंध में चर्चा की जानी चाहिए। स्नातक द्वितीय वर्ष में धार्मिक पुस्तकों का सारतत्व का अध्ययन कराया जाना चाहिए। स्नातक तृतीय वर्ष में धर्म दर्शन की शिक्षा देनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि वो विश्वविद्यालय में कोई धार्मिक शिक्षा इम्प्लीमेंट करने की कोई मंशा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नहीं थी, अपितु मंशा यह थी कि बच्चों में एक ऐसी धार्मिक भावना जागृत की जाए जो सभी धर्मों के सार तत्व को जाने, सभी धर्मों के एसेंस को जाने, और वह जानने के बाद उनके अंदर नैतिकता का विकास होगा, नैतिकता का विकास डेवलपमेंट होगा। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या जिसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है, अगर इसका मूल्यांकन किया जाए, इवेल्युएट किया जाए, तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारत की जो प्राचीन विरासत है उसको अक्षुण्ण बनाए रखने तथा ऐसी चीजों के संबंध में शोधन करने की, परिमार्जन करने की बात कही जो तत्कालीन वर्तमान परिवेश के समीचीन नहीं थी। जैसा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शिक्षा रिपोर्ट के संबंध में अपनी समीक्षा में कहा कि यह रिपोर्ट भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहती है, परंतु इसके साथ साथ जो प्राचीन हमारी जो मौलिक परंपराएं हैं उसको भी अक्षुण्ण बनाए रखना चाहती है, उसको भी संरक्षण देती है। निश्चित रूप से इस प्रतिवेदन को अक्षरशः लागू किया जाए तो भारतीय विश्वविद्यालय की शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। यह अलग बात है कि यह इस आयोग की रिपोर्ट को जिस तरह सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था उस अनुरूप लागू नहीं किया गया। सरकार की कुछ अपनी धन की मजबूरियां रही होंगी, परंतु यह आयोग या प्रतिवेदन जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा दिया गया था निश्चित रूप से प्रासंगिक है, अनुकरणीय है। आज की ऑनलाइन क्लास में बच्चों बस इतना, शेष अगले ऑनलाइन क्लास में आपको बताई जाएगी। धन्यवाद।